नमस्कार। द इनसाइड स्टोरी का एक और स्पेशल एडिशन सीधे वॉर जोन इजराइल से। मैं इस समय खड़ा हूं इजराइल गाजा बॉर्डर पर। 2 हफ्तों से चल रही इजराइल हमास जंग में जिस बात का डर था वही आखिरकार हो गया। इजराइल के खिलाफ पड़ोस से एक और फ्रंट खुल गया है और वो मोर्चा खोला है यमन के आतंकी संगठन हूती ने। ईरान समर्थित इस टेरर ग्रुप ने मिसाइल अटैक किया और अहम बात यह है कि अमेरिका की भी इस जंग में सीधी एंट्री हो गई है, जिसके समुद्र पर खड़े बड़े जंगी बेड़े ने हूती का हमला नाकाम कर दिया। तो क्या इजराइल पर यह चौतरफा अटैक पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसाने वाला है? आखिर ईरान का इजराइल के खिलाफ क्या है 3H प्लान? देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक तरफ से हमास के रॉकेट, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह का अटैक, तीसरी तरफ से हूती आतंकियों के मिसाइल। इजराइल के खिलाफ ईरान का जो सीक्रेट प्लान लीक हुआ था उसका असर वॉर जोन में दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे नई एंट्री हुई है ईरान समर्थित यमन के हूती आतंकियों की, जिन्होंने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि हूती की ओर से 3 क्रूज मिसाइलें और कई ड्रोन छोड़े गए थे। लाल सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोत से इन मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. हूती आतंकियों के इस हमले से वो आशंका सही साबित हुई है जिसमें इजराइल पर चौतरफा हमले के ईरान के सीक्रेट प्लान का पता चला था। 2 दिन पहले ही ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिल गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर गाजा पट्टी पर हमले जारी रहते हैं तो पूरे इलाके में इजराइल के खिलाफ नई मोर्चेबंदी शुरू हो सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी कहा था कि प्रतिरोध की ताकतों को कोई रोक नहीं सकता है। खामेनेई के बयान, ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट और अब हूती और हिजबुल्लाह के हमलों की टाइमिंग देखेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ईरान समर्थित जो आतंकी संगठन है इजराइल की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो आप नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। ईरान के खिलाफ जो दक्षिणी फ्रंट खुला है वो यमन है, जहां से हूती जो विद्रोही हैं, हूती विद्रोही, उन्होंने मिसाइलें दागी और ड्रोन अटैक का प्रयास किया। अमेरिका ने उसे मार गिराया। उत्तरी फ्रंट पर लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, लगातार वहां से भी हमले हो रहे हैं। पूर्वी फ्रंट पर इराक और सीरिया के आतंकी गोलन पहाड़ियों के नजदीक पहले ही मोर्चा ले चुके हैं। आप देख पा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, उसे समझिए आप। जबकि जो गाजा पट्टी से मेन फ्रंट खुला है वहां से हमास अभी भी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर गाजा से ऐसा ही एक रॉकेट हमला इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने गुरुवार को नाकाम कर दिया। जबकि उत्तरी फ्रंट पर दक्षिण लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने बॉर्डर पर इजराइल की आर्मी पोस्ट को मिसाइल दागकर उड़ा दिया। माना जा रहा है कि ये सारे आतंकी गुट ईरान से इशारा मिलने के बाद एक्टिव हुए हैं। अलग अलग फ्रंट से इजराइल की इस तरह घेराबंदी करने से पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये से कतर के दोहा में मिलने गए। उसके बाद वो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से बेरूत में मिले, जबकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से दमिश्क में मुलाकात कर लौटे। इसके बाद ही ईरान के सरकारी टेलीविजन ने संकेत दे दिए थे कि उसके समर्थित आतंकी संगठन इजराइल पर जल्द ही कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं, और इसकी झलक दिख भी गई जब हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दाग दी। जानकारों का मानना है कि ईरान के पाले पोसे इन आतंकी संगठनों की सामूहिक ताकत इजराइल के लिए चिंता की बात हो सकती है। हमास फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में सक्रिय है।
आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव है, जबकि हुती आतंकी यमन से ऑपरेट करते हैं। हमास के पास करीब 25,000 आतंकी हैं। हिजबुल्लाह के आतंकियों की संख्या 60,000 से भी ज्यादा है। वहीं हुती आतंकियों की अनुमानित संख्या भी 1 लाख से ज्यादा मानी जा रही है। हमास के पास मोर्टार, मिसाइलें और रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है। हुती आतंकियों के पास 1200 मील से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इन आतंकी संगठनों की ताकत का अंदाजा 7 अक्टूबर के हमास के हमले में ही दिख गया, जब हमास ने इजराइल पर जमीन और आसमान से प्लान्ड अटैक किया। ये वीडियो इजराइल ने जारी किए हैं। ऐसे में 3 आतंकी संगठनों की सामूहिक ताकत इजराइल के लिए बड़े खतरे का सबब बन सकती है। हमलों की तीव्रता बढ़ती देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने उनके बीच पहुंचे। הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? ईरान समर्थित आतंकी संगठनों के मिसाइल हमलों की आशंका को भांपकर ही अमेरिका ने इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में सबसे पहले अपना विशाल युद्धपोत यूएस गेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ दिन बाद अपना दूसरा युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी हाइजेनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया, जिसमें कई फाइटर जेट और मिसाइलों को विध्वंस करने वाले शिप हैं। इस बीच इजराइल का पूरा जोर गाजा पट्टी को तबाह करने पर है। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक लगातार बमबारी कर रही है। मेरे दाईं तरफ देखिए, ये टैंक का आता हुआ और लगातार इस फेंस को वो पेट्रोल कर रहा है। ये देखिए, ये हैवी टैंक है। इस टैंक के जरिए ये साफ दिख रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास को लगातार मैसेज दे रही हैं कि वो कितना नजदीक हैं। ये ठीक फेंस के बगल से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक्स मूव करते हुए आसमान से बरसते बारूद के बीच गाजा पट्टी में त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ के संकट को तेल के लिए लगी इन लंबी लंबी लाइनों से समझा जा सकता है। फिलहाल ये क्लियर नहीं कि आगे क्या होगा। क्या इजरायली टैंक गाजा पट्टी में दाखिल होंगे या अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के जरिए कोई रास्ता निकलेगा। जंग यहां मिडिल ईस्ट में चल रही है, रोजाना बारूद बरस रहा है, तो इसकी तपिश चुनावी मौसम में भारत में महसूस की जा रही है। इस वॉर जोन के धमाकों की गूंज चुनावों में सुनाई दे रही है। हालांकि भारत सरकार और विपक्ष भी स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के पुराने स्टैंड पर ही कायम है, लेकिन चुनावी मौसम का मिजाज कुछ और है। राजनीतिक दलों को गाजा संकट में भी अपने अपने वोट बैंक की फिक्र दिख रही है। गाजा में बारूद बरस रहा है, भारत में जुबानी विस्फोट हो रहे हैं। अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास आर पार की जंग लड़ रहे हैं। भारत में फलस्तीन और इजराइल पर बयानों की जंग हो रही है। We do not appreciate any type of violence. हमास के अटैक और इजराइल के काउंटर अटैक पर दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। भारत की सियासत में भी ये बंटवारा साफ साफ दिख रहा है। ये वोट के खातिर आतंकियों के साथ रहते हैं। मिडिल ईस्ट की जमीन रण क्षेत्र बनी है। 7 अक्टूबर के आतंकी अटैक के बाद इजराइल का बारूदी हमला हर दिन नए टारगेट ध्वस्त कर रहा है। गाजा पट्टी पर जर्रा जर्रा इजराइल के बारूदी प्रहार से थर्राया हुआ है और यही गाजा फैक्टर अब भारत की सियासत में नया एजेंडा बन गया है। आखिर विपक्षी पार्टियां सरकार को हमास इजराइल विवाद में क्यों घेर रही हैं? विदेश नीति पर सरकार के साथ खड़े रहने का दावा करने वाला विपक्ष आखिर फिलिस्तीन के मसले पर क्यों तीखे आरोप लगा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट के संकट से पार्टियां वोट बैंक का कनेक्शन तलाश रही हैं?
इजराइल हमास जंग ऐसे वक्त में हो रही है जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इजराइल वर्सेस हमास की लड़ाई को मुस्लिम वर्सेस यहूदी की लड़ाई के तौर पर पेंट किया जा रहा है और इसी एंगल पर सियासी पार्टियों की नजर है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनमें तेलंगाना में 13%, राजस्थान में 9%, मध्य प्रदेश में 7% और छत्तीसगढ़ में करीब 2% मुस्लिम आबादी है। इसी मुस्लिम वोट बैंक को इजराइल हमास जंग के बहाने अपने अपने पाले में करने की कवायद हो रही है। इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। मुस्लिम वोट की रेस में ओवैसी अकेले नहीं हैं। सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए अब दूसरी पार्टियों का भी फिलिस्तीन प्रेम जाग गया है। तेलंगाना में धुआंधार प्रचार कर रहे राहुल गांधी भी फिलिस्तीन को लेकर अनुराग दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी ने गाजा के अमानवीय हालात पर ट्वीट किया और इसी ट्वीट में हमास के आतंकी हमले की भी निंदा की, यानी बैलेंस बनाए रखा। लेकिन उससे पहले राहुल ने क्या कहा, ये सुनिए। Our resolution is very, very clear. What we are saying is that we are against violence of any kind. We do not appreciate any type of violence against innocent civilians, regardless of who does it and how it is done. राहुल ने जो कहा वो इतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। हम किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। इन 2 वाक्यों में वो सियासी पेच है जो सीधे मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ता है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट निंदा करता है। पीएम ने अपने ट्वीट में आतंकी अटैक की निंदा की, पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई, लेकिन पीएम की इस संवेदना में विपक्ष को भारत की पॉलिसी में शिफ्ट दिख गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका ही होती पॅलेस्टाईनला मदत करायची। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि मूळ मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। पवार के बयान पर बीजेपी नेता अटैकिंग मोड में आ गए। सवाल पॉलिसी पर थे, लेकिन माहौल चुनावी है, इसलिए बीजेपी की तरफ से जवाब भी उसी टोन में दिया गया। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। हमारे इंडिया में कोई नेता का जन्म हुआ है, वो अभी हमास को भी क्लीन चिट देने के लिए लगा हुआ है। ये जो लालू जी, कांग्रेस, नीतीश हैं, सब दिन से आतंकवाद के साथ रहे और ये चाहे आतंकवाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद हो, चाहे हमास का आतंकी हो, ये वोट के खातिर आतंकियों के साथ रहते हैं। बीजेपी ने सीधा आरोप लगा दिया कि हमास के समर्थन में बयानबाजी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हो रही है। नेताओं के इन बयानों के बीच हमास और इजराइल जंग पर देश के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, ये जानना भी जरूरी है। विदेश मंत्रालय का बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि यही बयान देश की सरकार का ऑफिशियल बयान है। हमास इजराइल जंग पर विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां सुरक्षित रह सके और जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। यानी देश की सरकार अब भी उसी पुरानी पॉलिसी पर है जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन किया जाता है। सरकार ने हमास के आतंकी अटैक की निंदा की है। यहाँ समझना जरूरी है कि फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा है। हमास फिलिस्तीन का एक संगठन है जिसने इजराइल पर आतंकी हमला किया। सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन हमास के आतंकी हमले की निंदा करती है। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। यानी देश की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं है।
भारत अब भी राष्ट्र के तौर पर स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन हमास की आतंकी गतिविधियों का समर्थन भारत नहीं करता। लेकिन चुनावी माहौल में हमास के विरोध को फिलिस्तीन का विरोध बताया जा रहा है और गाजा के बहाने मुस्लिम वोट बैंक की खेमेबंदी हो रही है। इजराइल और हमास जंग के बीच पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां इजराइल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यहां फिजा अचानक बदली हुई है। इसकी वजह जंग नहीं बल्कि कुछ और है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हो रही है। चर्चा बड़ी जोरों पर है कि पाकिस्तान लौटकर नवाज शरीफ को क्या जेल जाना पड़ सकता है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर नवाज शरीफ छाए हुए हैं। लाहौर में नवाज की रैली की तैयारी चल रही है। पूरे पाकिस्तान में अब चर्चा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की है। वजह यह है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम 4 साल बाद लंदन से अपने वतन लौट रहे हैं। 21 अक्टूबर को नवाज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में नवाज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ लाहौर जाएंगे। लाहौर में नवाज बड़ी रैली के जरिए फिर पाकिस्तान की सियासत में ग्रैंड एंट्री का ऐलान करेंगे। नहीं जी, इस्लामाबाद आएंगे पहले इंशाल्लाह। यहाँ तो उनका बहुत थोड़ा सा क्याम होगा, 30-35 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा, तो वो लाहौर चले जाएंगे। लाहौर में वो जलसे से खिताब। दरअसल नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। वापसी से पहले कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया करप्शन केस में नवाज को राहत दे दी है। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक जमानत दी गई है। नैब ने तोशाखाना केस में नवाज के गिरफ्तारी वारंट को सस्पेंड कर दिया। यानी शरीफ के लिए ये अस्थायी राहत है। इसलिए पाकिस्तान में अब बड़ा सवाल यही है कि 24 तारीख को क्या होगा। क्या 24 अक्टूबर को नवाज को राहत मिलेगी या फिर उन्हें उसी अदियाला जेल में जाना होगा जहां इमरान खान कैद हैं। एक तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद 24 को उनको जमानत जो है ना कंफर्मेशन ना हो, फिर उनको गिरफ्तारी का साफ जरा जमानत कैंसिल हो जाती है, तो फिर तो नैब को कहा जाएगा कि नैब तो वहाँ मौजूद होगा कि गिरफ्तार कर लें। लोग भी आएंगे मियाँ साहब के साथ, 3-4 हज़ार लोग मुमकिन है अदालत में जब वो आए एक जुलूस की शक्ल में है, जैसे वो खान साहब भी आते थे। ये देखें मियाँ साहब जो है उनको पुलिस पकड़ के या नैब पकड़ के उनको अडियाला लेकर जा रही है और फिर उसके बाद केस प्रोसेस होगा। दरअसल नवाज शरीफ को 2019 में कोर्ट से इलाज के लिए राहत मिली थी। नवाज ने कोर्ट को इलाज के बाद वापस लौटने का वचन दिया था, लेकिन नवाज इलाज के बाद पाकिस्तान नहीं लौटे। वापस नहीं लौटने पर कोर्ट ने नवाज को कई नोटिस भेजे, लेकिन नवाज ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसलिए नवाज को जेल भेजने वाली चर्चा चल रही है। लेकिन पाकिस्तानी ये बात बखूबी जानते हैं कि जिन्ना लैंड में सरकार बदलते ही रसूखदारों के लिए कानून का नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए नवाज गिरफ्तार होंगे इसका एतबार किसी को नहीं है। ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, एक एलीट क्लास के लिए और एक आम आदमी के लिए। एलीट क्लास के लिए इस तरह का रिलीफ मिलता है जिस तरह के मियां साहब को मिला है। कुछ ऐसे ही हालात में 2018 में भी चुनाव से ऐन पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे थे। तब उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 2023 में हालात बदले हुए हैं। मुल्क में जो सरकार है वो शरीफ ब्रदर्स की कठपुतली है। सेना से लेकर कोर्ट तक डील हो चुकी है। इमरान जेल में है और सीनियर शरीफ के लिए पाकिस्तान का सियासी मैदान खाली है।